अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। wuthering हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टी की सिंबल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी और थीम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। wuthering हाइट्स एंड थ्रश क्रॉस ग्रेंज। अच्छा, ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं या ये दोनों जो हाउसेस हैं, इन दोनों में कंट्रास्टिंग वर्ल्ड्स हैं। यानी एक में हमें विल्डरनेस मिलता है, किओस मिलता है, उसके अलावा अनटेम्ड नेचर मिलता है, और उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं या उसके जो इन्हेबिटेंट्स हैं, जो लोग इसमें रहते हैं, जैसे कि हीथक्लिफ है, तो उन सारों की ज़्यादातर की स्टोवी पर्सनैलिटी है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो थ्रश क्रॉस ग्रेंज जो है वो सिंबलाइज करता है सिविलाइजेशन को, ऑर्डर को, और उसके अलावा कल्चर को। और ये क्या करता है, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अक्कासी करते हैं एक रिफाइंड लिंटन फैमिली की, यानी उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हैं, वो सिविलाइज्ड हैं। फिर उसके बाद है द मूर्स। अभी जो मूर्स है ये सिंबलाइज करता है फ्रीडम को, पैशन को, आइसोलेशन को। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो मूर्स वो जगह है जहाँ पे हीथक्लिफ और कैथी केला करते थे, और वो लोग क्यों वहाँ पे जाते थे, ताकि उनको बाकी सारी जितनी भी टेंशनें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे छुटकारा चाहिए था। फिर है वेदर एंड सीज़न। अब वेदर और सीज़न जो है ये सिंबलाइज करता है फीलिंग्स और इमोशंस को। जैसे ही वेदर चेंज होता है तो सेम उसी में ही फीलिंग्स और इमोशंस चेंज होती है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे आप देखें कि जो बहुत ज़्यादा कोई पीक का या क्लाइमैक्स का सीन है, तो वहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, यानी स्टॉर्मी वेदर होता है। और उसके अलावा जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि सर्दी आ जाती है, तो सर्दी में सब कुछ जो है वो डेड हो जाता है और सैड हो जाता है। लेकिन जब चेंज होता है वेदर, यानी मौसम गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइव होती है, होप होती है। तो सेम एक ही जैसा सीन चल रहा है। फिर उसके बाद है घोस्ट्स। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट से पता चलता है, जैसी स्टोरी स्टार्ट होती है, कि जो कैथी का घोस्ट है वो मिस्टर लॉकवुड को नज़र आता है। तो अब ये जो घोस्ट है ये पास्ट हंटिंग पावर सिंबलाइज करता है। यानी अगर आप देखें तो इसमें जितनी भी पास्ट की बातें हैं वो हमें पता चलती है। जैसे कैथी की घोस्ट से वो जो 18 ईयर्स हीथक्लिफ का पास्ट है वो उसको याद आता है। फिर उसके बाद है विंडोज़। अभी जो विंडोज़ है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्गिंग को या डिस्टेंस को। क्योंकि अगर कोई बंदा दूसरे बंदे से दूर है तो वो एक किस्म से जो फीलिंग्स और इमोशंस है या जो ख़यालात है उनसे कनेक्ट है, और वो उसके लिए एज अ विंडो काम करती है। तो सेम यहाँ पे भी विंडो क्या करता है, सिंबलाइज करता है लॉन्गिंग को या उसके अलावा डिस्टेंस को। फिर उसके बाद है हीथक्लिफ। तो हीथक्लिफ जो है ये तो बज़ाते ख़ुद भी एक कैरेक्टर भी है और एक सिंबल भी है। ये रिप्रेजेंट करता है रिवेंज को, पैशन को, डिस्ट्रक्टिव नेचर को, और अनफुलफिल्ड लव को। फिर उसके बाद है डॉग्स। डॉग्स रिप्रेजेंट करते हैं लॉयल्टी को और एग्रेशन को। क्योंकि जब भी आप देखें तो डॉग जो हैं वो हमेशा से लॉयल रहे हैं और एग्रेसिव बिहेवियर वाले होते हैं। जैसे कि इनके जो डॉग्स थे वो आपस में लड़ते थे और अपने मालिक के लिए वो अपनी जान भी दे सकते थे। और ऊपर जो हीथक्लिफ वाला है, जो उसने रिवेंज लिया था, तो वो रिवेंज की कैटेगरी में आ जाता है। पैशन उसके लव के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उसमें जो लव का जज्बा था कैथी के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफीटेबल या अनब्रेकेबल था। अब डिस्ट्रक्टिव नेचर जो है वो इसकी इसलिए क्योंकि उसने हैरिटन के साथ जो भी किया था वो उसके लिए एक डिस्ट्रक्टिव नेचर का काम कर रहा था। फिर उसके बाद है लॉक्स एंड डोर्स। अच्छा, लॉक्स और डोर्स जो है ये बैरियर्स का काम करते हैं। जिस तरह कैथी को एडगर ने कन्फाइंड कर दिया था या हीथक्लिफ ने इज़ाबेला को कन्फाइंड कर दिया था, तो ये सारे क्या थे, ये उनके लिए बैरियर्स बन गए थे। क्योंकि कैथी फिर हीथक्लिफ से नहीं मिल सकती थी, और जो इज़ाबेला है वो किसी और से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था। कैथरीन की जो डायरी है और उसकी जो बुक्स हैं, तो ये सिंबलाइज करती है पास्ट को और कैथी के प्रेजेंट को। क्योंकि सब कुछ जो है वो कैथी ने अपनी डायरी में लिखा था, तो ये उसके पास्ट की जितनी भी बातें थी वो हमें बताते हैं, और जो प्रेजेंट की इसकी बातें थी वो हमें बताते थे। फिर उसके बाद है द ओक पैनल्ड बेड।
अच्छा, जो ओक पैनल बेड है ये किस्म से कोफन को सिंबलाइज करता है। वो कोफिन जिसमें कैथी को रखा गया था तो ये उसको सिंबलाइज करता है। द हेयरबेल फ्लावर, अच्छा जो हेयरबेल फ्लावर है ये डेलिकेट और एफेमरल नेचर ऑफ लव के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये लव किसमें था, कैथी और हीथ क्लिफ के लव के लिए ये सिंबलाइज किया जाता है। फिर इसके बाद है हेयर एंड लॉक्स ऑफ हेयर। अच्छा, ये क्या है, ये टोकन ऑफ लव है और कौन सा, इटर्नल लव है। यानी ये लव और इटर्नल कनेक्शन को जाहिर करता है, क्योंकि हीथ क्लिफ की ये ख्वाहिश थी कि जब वो मरे तो उसके हाथ में जो कैथी के हेयर्स हैं उनका एक लॉक हो। यानी वो उसके साथ एक इटर्नल कनेक्शन बनाना चाहता था, यानी रिमेम्बरेंस के लिए ये वो अपने हाथ पे उसके जो हेयर लॉक है वो करवाना चाहता था। तो हेयर और लॉक्स ऑफ हेयर जो है ये टोकन ऑफ लव और इटर्नल कनेक्शन है, यानी रिमेम्बरेंस के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।